आप सभी के अपने YouTube चैनल ओका स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम BSTC के और PGT में आने वाले सेक्शन ऑफ रुचि के 11वें सेक्शन के लिए हम बात करेंगे। बाकी 10 सेशन अब तक हो चुके हैं, पुराने वीडियो डले हुए हैं, आप उनको ज़रूर देख लीजिए। बहुत कामगार हो गए आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आपको उनको लिखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं आज के बहुत शानदार प्रश्न लिए हैं दोस्तों। वैसे सारे प्रश्न शानदार होते हैं, तो आपको ये सेशन कैसा लगता है लास्ट में बताइएगा ज़रूर। और कोई सुझाव हो मेरे लिए तो सुझाव ज़रूर दीजिएगा, आपके सुझाव ये मुझे बेहतर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू किया आज के सेशन। सब प्रश्न अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और उनका उत्तर दीजिएगा। दोस्तों, उत्तर जब देते हो ना आप, तो पहले आप जब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ तो वीडियो पॉज करके उसका उत्तर मन में सोच लिया करो। फिर जब मैं उत्तर बताता हूँ तो क्या करो कि आपके कितने परसेंट सही निकले। ठीक है, इस प्रकार आप ये काम किया करो। आज हम बहुत फास्ट काम करेंगे। कुछ दोस्त बोल रहे हैं धीरे धीरे चलते हैं, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम में, ऐसा प्रयास करूँगा मैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देख लो आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है जो सभी स्तरों के लिए उपयोगी होती है। बताइए वो महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी होनी चाहिए। पहले ऑप्शन मिलता है आपको सामाजिक संवेदनशीलता, दूसरा विषय ज्ञान, तीसरा प्रभावी नेतृत्व और चौथा है विधियों का ज्ञान। विधियों का ज्ञान मतलब वही विद्या, शिक्षण विद्या जिनसे आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, पढ़ाना चाहते हो। तो इनमें से एक अध्यापक को महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी होनी चाहिए जो सभी स्तरों पर काम कर रहा हो। बताओ जल्दी से, आप अपना उत्तर बताओ। बिल्कुल सही। एक शिक्षक के हिसाब से उसको क्या सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, विषय का ज्ञान, वो उसके लिए सभी स्तरों पर उपयोगी होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चले अगला प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न, यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है तो इसका कारण है, क्या कारण है इसका। पहला है नैतिक मूल्यों का अभाव, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अभिक्षमता का अभाव, तीसरा है कार्य करने की क्षमता का अभाव, चौथा है व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, जल्दी से अपना उत्तर सोच लो। बिल्कुल सही। जिन दोस्तों का भी चौथा ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही, उनका उत्तर है जो व्यावसायिक नैतिकता, मतलब आप जो भी अपना पैसा, अपने व्यवसाय, अपना जो भी आप चुनते हो कार्य करने के लिए, वही आपका व्यवसाय है। आप शिक्षण व्यवसाय कर रहे हो तो उसमें आपकी नैतिकता होनी चाहिए। आप जो भी काम करो सच्चे मन से करो, वरना काम करो ही मत। ठीक है, तो आप शिक्षण कार्य करो, शिक्षण व्यवसाय करो तो इसको शानदार तरीके से पूरा मन लगा के कीजिए ताकि आपको सफलता मिले, आप ज़िंदगी में एक अच्छे शिक्षक बन जाओ। कोई भी काम करो तो मन से करना चाहिए। शिक्षक का काम है शिक्षण व्यवसाय को अच्छे से संपादन करने का। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका जीवन अच्छा बनेगा और समाज में उसके लिए अच्छे सी पद स्वीकृत होगा, अच्छा सा पद बनाया जाएगा, अच्छी उसकी लिए लोगों को में भावना होगी। ठीक है, तो शिक्षण कार्य उसको अच्छे से करना चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में पृष्ठपोषक आवश्यक है। पहला ऑप्शन मिलता है आपको अध्यापक के लिए, दूसरा है विद्यार्थियों के लिए, तीसरा अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए और चौथा है कक्षा में क्रमोन्नति के लिए। बताओ जल्दी से, इसमें कौन सा होगा। पृष्ठपोषक आवश्यक है, बताओ क्यों आवश्यक है जो। हाँ, जिन विद्यार्थियों का तीसरा ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए पृष्ठपोषक बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो जल्दी से। क्वेश्चन है कि एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। कक्षा समस्याओं का समाधान हेतु, विद्यार्थियों के नियंत्रण हेतु, योजना के क्रियान्वयन हेतु और शिक्षण को गति देने हेतु। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, जल्दी से बता दीजिए आप। बताओ जल्दी से, उसमें नेतृत्व क्षमता क्यों होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ अपना अपना उत्तर सही सोचा होगा। तो कौन सा सोचा है, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका सही उत्तर क्या है। इसका है सही उत्तर है शिक्षण को गति देने हेतु। ठीक है, नेतृत्व क्षमता किस लिए होनी चाहिए, शिक्षण को गति देने हेतु। चौथा तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलो अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए? बुद्धि की श्रेष्ठता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए, और इच्छा शक्ति और निर्णय की योग्यता होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? आप प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं। अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार के लिए सोच सकते हैं। अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में भी सोचकर आप उनके किसी व्यक्तित्व के खास गुण को देखकर इसमें आप उत्तर सही कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका सही उत्तर देख लो। बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है। इच्छा शक्ति और निर्णय की योग्यता उनमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और निर्णय बहुत शानदार तरीके से करना चाहिए उनको। बिना अगर निर्णय में थोड़ी सी चूक हुई कि पूरा कैरियर खराब है, ठीक, तो उनको इच्छा शक्ति दृढ़ और योग्यता निर्णय की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक अच्छे नेता में निम्नलिखित में मुख्य योग्यता होगी। कौन सी मुख्य योग्यता होगी? पहला है दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना। दूसरा है व्यक्तियों का सहयोग। तीसरा है दूसरों को अभिप्रेत करना। चौथा है कार्य के लिए आदेश देना। तो इनमें से मुख्य योग्यता कौन सी होगी? ऊपर तो मुख्य गुण की बात हो गई, अब नीचे योग्यता की बात हो रही है। तो कौन सी होनी चाहिए? जल्दी से इसका उत्तर दे दो। क्या बात है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से जवाब दे रहे हो आप, बिल्कुल सही। जिन दोस्तों का पहला ऑप्शन आया है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं वो, कि उनमें क्या होना चाहिए? दल का गठन और उद्देश्य की प्राप्ति करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं वर्तमान में जैसे राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल हो रहा है। तो देखो सचिन पायलट अलग गुट बना रहे हैं और अशोक गहलोत अलग गुट बना रहे हैं। तो दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों में आपने देखिए, जो भी ज़्यादा विधायकों को अपने ओर ले जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा ना। तो उनके अंदर क्या होता है कि दल का गठन करने की, दल को एक एकत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। और उनकी उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य जैसे सीएम बनना है, तो उनके उद्देश्य को भी प्राप्ति करनी है, तो भी उनमें योग्यता का होना अति आवश्यक है। तो ये दोनों चीज़ें उनमें बहुत आवश्यक होती है। अच्छे से ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा। यही है, इसीलिए आपको ये नेतृत्व गुण सिखाया जाता है, ताकि आप कभी भी जीवन में लीडरशिप करो तो इन चीज़ों को आप सीख सको और अपने जीवन को अच्छा बना सको। जैसे वैसे ये सारी व्यवहारिक बातें हैं, पूरी अपने ये चीज़ पूरी व्यवहारिक चलती सैद्धांतिक, इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं, इसलिए मैं आपको प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ। वरना टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे मतलब नोट्स होते तो मैं आपको नोट्स पढ़ा देता, परंतु इसमें व्यवहारिक बातें आती है वो केवल प्रश्नों के द्वारा आ सकती है। तो इस प्रकार के लिए मैं आपको प्रश्न करवाता हूँ। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, अगला प्रश्न देखो। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। कौन सा कार्य है? कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना, निर्देश देना और संगठन को एक करना और निर्णय लेना। तो बताओ एक नेता का कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? दोस्तों इसमें नेता के 3-4 प्रश्न आ चुके हैं। तो नेतृत्व गुण आप में अच्छे से विकसित हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे 3 प्रश्न भी आप अच्छे से कर सकते हो तो 3-3-9 नंबर बहुत अच्छे से आ जाते हैं। तो आप आराम से व्यक्तित्व को 1 नंबर से रह जाते हैं यार पॉइंट में, पर अपने बीएसटीसी में पॉइंट भी नहीं रहते, क्योंकि इसमें क्या माइनस मार्किंग नहीं है और न्यूनतम अंक प्राप्ति का 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें पॉइंट भी नहीं रहते, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। तो एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है यहाँ, तो 3 नंबर की बात है पूरी। तो इसका जल्दी से उत्तर बता दो। बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने भी चौथा ऑप्शन सोचा है उनका एकदम शानदार सोच है उनकी, वो आराम से जीवन में सफल होंगे। बीएसटी से पक्का सिलेक्शन लेकर ही मानोगे आप। तो उनमें संगठन की एक कला होनी चाहिए और निर्णय लेने की अच्छी सी क्षमता होनी चाहिए, वो इनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और उनकी योग्यता भी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व? तो संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व है स्वीकार्यता, स्पष्ट विचार, उपयुक्त माध्यम और जटिल भाषा है। तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही है? संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही। जिन दोस्तों ने भी तीसरा ऑप्शन सोचा वो बिल्कुल सही, उपयुक्त माध्यम। देखो भाषा भी एक तरह का माध्यम है, विभिन्न प्रकार के संचार साधन भी एक तरह का माध्यम है, और शिक्षक भी एक तरह का संचार का माध्यम ही होता है, क्योंकि वो पाठ्य पुस्तक को विद्यार्थी तक
पहुंचाने का एक माध्यम के मात्रा में होता है। तो इस प्रकार इसमें उपयुक्त माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप इस चीज़ को अच्छे से जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है अपना, एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है, कौन सा होता है प्रभावी संप्रेषण का? मतलब संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, समझ रहे होंगे बात आप अच्छे से। तो मुख्य उद्देश्य पहला देखो, छुट्टियों के बारे में सूचित करना, क्या ये प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है? दूसरा है विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित और सुधार करना। आगे देखो, विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना। और चौथा है सूचना और आदेश देना। तो संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जल्दी से बता दो आप। जल्दी देखो, कमेंट करो, जल्दी बताओ इसका होता है। अच्छा ठीक है, आप कमेंट नहीं करें, आप सोच रहे थे मस्तिष्क में, तो अच्छा मैं आपको जल्दी से इसका उत्तर बता देता हूँ। पहले आप अच्छे से 1 मिनट फिक्स कर लीजिए अपना उत्तर, ठीक है। तो अब देखिए इसका सही उत्तर क्या है, तीसरा है। अगर आपका आता है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, आपका नहीं आता तो अपने विचारों में सुधार कीजिएगा। देखो एक विद्यालय में क्या होता है, एक जो शिक्षक होता है ना, वो संप्रेषण का सबसे अच्छा माध्यम होता है। वो शिक्षक जब अपनी बातें, हाँ, विभिन्न सूचनाएं अपनी कक्षा में पहुंचाएगा, तो उनके अंदर एक सहोदर्य, सह उदारी, देखो उदारी क्या होता है, उदारता, और सह यानी साथ में, उदारतापूर्ण वातावरण बनाए, मतलब एक तरह का हृदय से बना है सहोदर्य, ठीक है। स हृदय तन आर्य और आगे पूर्ण लगा हुआ है, तो इसमें हृदय पूर्ण वातावरण बने, अच्छे से प्रेम पूर्ण वातावरण बने, शांति बनी रहे, इस प्रकार का संप्रेषण किया जाना चाहिए। भले पढ़ाई में हो, भले सूचना देने में हो, भले अनुशासन स्थापित करने में, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो तो इसमें कैसा वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल हार्टफुल वातावरण होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न को, अगला प्रश्न है संप्रेषण का अर्थ है, क्या अर्थ है? अनुभव साझा करना, ज्ञान का संरक्षण करना और संप्रति बताना। चौथा ऑप्शन है परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। तो इसका जल्दी से आप बता दो उत्तर मुझे, संप्रेषण का क्या अर्थ है? जैसे कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य अर्थ क्या होता है, भावनाओं को एक दूसरे के साथ, विचारों को एक दूसरे के साथ साझेदारी करना, एक दूसरे के साथ संप्रेषण करना, एक दूसरे के साथ भेजना है संप्रेषण है। मतलब संप्रेषण को आप समझते होंगे बहुत अच्छे से। प्रश्न यानी भेजना, सम यानी समान रूप से, अच्छे से, सम यानी अच्छे से है ना, अच्छे से भेजना, मतलब भावों को अच्छे से एक दूसरे के साथ भेजना ही क्या है, संप्रेषण है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप भी उत्तर समझ रहे होंगे और उत्तर दे रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर, चलो अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न देखो, संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शिक्षण अधिगम में हाव भाव सहित, शिक्षण अधिगम में स्पष्टता सहित, शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी होना चाहिए, या शिक्षण अधिगम में एक मार्गी होना चाहिए? इसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से सोचना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। जल्दी से देखो उत्तर, देखो इसका उत्तर बताओ जल्दी से इसका। हाँ, जिन भी दोस्तों का तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। देखो द्विमार्गी क्या होता है, 2 मार्ग होते हैं संप्रेषण का। एक तो होता है शिक्षक, एक तो क्या होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट। इन दोनों के बीच में जो विचार होंगे उसका आदान प्रदान होगा। जो स्टूडेंट होगा वो भी शिक्षक से सवाल पूछेगा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु, और टीचर भी होगा वो उनके मूल्यांकन हेतु स्टूडेंट से क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार दोनों में संप्रेषण हुआ कि नहीं, समझ रहे हो आप बात को? इसको अच्छे से अपने दिमाग में एक छवि बना लेना, एक संप्रत्यय बना लेना। संप्रत्यय पिछले प्रश्न में आया था। संप्रत्यय भी मैं बता दूं, एक तरह का कॉन्सेप्ट बनाना दिमाग में, एक तरह का बिंब बनाना है, ठीक है।
हम जैसे काल्पनिक चित्र बनाते हैं ना, जैसे घर का नाम आते ही हम देखते हैं कि उसमें एक रसोई होगी, ऊपर छत होगी, आगे सीढ़ियाँ होगी चढ़ने के लिए, इस प्रकार का जो हम छवि बनाते हैं दिमाग में, वो क्या है, एक्शन पढ़ते हैं। तो ये भी अच्छे से आपके दिमाग में एक्शन पढ़ते बन जाना चाहिए। द्विमार्गीय, तो एक मार्गीय है, एक मार्गीय है, दो द्विमार्गीय हो गया। समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूँ। तो अब चलिए अगले प्रश्न पर। देखो अगला प्रश्न, बिल्कुल शानदार प्रश्न, देखो जल्दी से। प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण उपकरण अधिक योगदान देता है। प्राथमिक कक्षा की बात की है दोस्तों, प्राथमिक कक्षा मतलब 1 से 5। अब देख लो आप, अब इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभाव ये अधिक योगदान देता है संप्रेषण में। पहला देखो, दृश्य स्रोत, जैसे आप देखते हैं, जैसे बोर्ड वगैरह, टच बोर्ड वगैरह है, तो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखते हैं, दृश्य चार्ट वगैरह, क्या वो। दूसरा देखो, कार्यपरक स्रोत, कार्यपरक मतलब जिस प्रकार के कार्य किए जाते हैं शिक्षकों के द्वारा, वो स्रोत। तीसरा द्विसंकेतिक स्रोत, तीसरा है श्रव्य स्रोत। तो इनमें से कौन सा सही मानते हो आप, बताओ जल्दी से, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए। बिल्कुल, जो भी दोस्त सोच रहे हैं कार्यपरक स्रोत, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, इससे आप सफल हो जाएगी। देखो कार्यपरक मतलब जैसे किसी शिक्षक ने कोई कार्य करके बताया, करके सीखना बहुत शानदार चीज़ होती है विद्यार्थी में, वैसा ही अधिगम करना चाहिए उसको। तो कार्यपरक स्रोत होता है वो बहुत अच्छा अधिगम करवाता है। जैसे शिक्षक को बच्चों को ईमानदारी सिखानी है, तो शिक्षक को पहले ईमानदारी का खुद का मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना होगा, इसके साथ ही वो विद्यार्थी वैसा बन पाएंगे, ठीक है, उनके विचारों के कारण। अगला प्रश्न देखें। बहुत शानदार प्रश्न। अगला अगला देखो, अगला प्रश्न, प्रभाव संप्रेषण की मुख्य विशेषता है, कौन सी विशेषता है। ये द्विमार्गी प्रक्रिया है, यह संवेदी सक्रियता पर निर्भर है, ये बोलने का कौशल है, और ये विकास का साधन है। तो जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए आप, देखते हैं आपके कमेंट को। बताओ जल्दी से, द्विमार्गी है या संवेदी सक्रियता है, बोलने का कौशल है, यह विकास का साधन नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पर हम पिछले वाले सेशन में पिछले वाले प्रश्न में बात कर चुके हैं कि ये संप्रेषण क्या होता है, द्विमार्गी होता है, दोनों मार्गों में इसका आदान प्रदान होता है। एक साइड में कौन होंगे, स्टूडेंट होंगे, एक साइड में कौन होंगे, टीचर होंगे, उनके दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। एक दूसरे को अपने विचार बताएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अगला प्रश्न देखें, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का प्रभावी प्रकार है, कौन सा है। पहला देखो, लिखित रूप का, दूसरा हाव भाव सहित मौखिक, तीसरा हाव भाव रहित शाब्दिक, और चौथा है अशाब्दिक। इसका जल्दी से बताओ, थोड़ा सा अच्छे से सोच कर है इसको। बिल्कुल सही, जिन दोस्तों का भी हाव भाव सहित मौखिक आ रहा है वो क्या है, बिल्कुल सही है उसका उत्तर। अनुशासन भी अच्छा स्थापित करता है और संप्रेषण भी अच्छा बनाता है, कौन, हाव भाव सहित। जैसे आप किसी चीज़ को समझा रहे हो तो आपके चेहरे का हाव भाव, आपके हाथ वगैरह, आप जो भी चीज़ बता रहे हो तो उनके साथ हाथ में हाथ पैर भी चलने चाहिए, अपने चेहरे पर वो भाव आना चाहिए। जैसे आप अच्छी वीरस की कविता बता रहे हो तो उसमें भी आपको मस्तिष्क पर रौद्र रूप होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें उनमें होनी चाहिए। इतना ज़्यादा भी नहीं करो तो भी ऐसा नहीं है कि आप वीरस का पढ़ा रहे हो बीच में हंसने लग जाओ, तो ऐसे काम नहीं चलता है। रौद्र रस पढ़ा रहे हो तो बीच में ये कहानी सुनाने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, कहानी लग जाओ, तो ऐसा नहीं। जैसी संप्रेषण का मतलब विषय वस्तु आती है वैसे आपको हाव भाव बनाने चाहिए, समझ रहे होंगे बात को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है, कौन सा है। स्पष्टता, उपयुक्तता, प्रतिकूलता या लचीलापन। बताओ जल्दी से, संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत कौन सा है।
एक जो शिक्षक और एक विद्यार्थी जो आपस में बातें करेंगे ना, वो किस प्रकार की होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, प्रतिकूल होनी चाहिए, या लचीलेपन की भावनाओं के सहित होनी चाहिए? तो जो दोस्तों जो भी है स्पष्टता का सोच रहे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों? कि दोस्तों स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। भले ही एक दूसरे के विचार प्रतिकूल हो, भले लचीलेपन के हो, भले उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उनमें क्या होना चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे विचार एक दूसरे को बता रहे हो, वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे की बात को समझ सके, एक दूसरे के डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रश्न? तो अगला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? संप्रेषण में मुख्य बाधक कौन सा है? पहला ऑप्शन है विभिन्न स्तरों पर संप्रेषण, दूसरा समान वैचारिक पृष्ठभूमि, तीसरा जटिल समूह संगठन, चौथा अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा। तो इनमें से कौन सा मुख्य बाधक है? बता दीजिए जल्दी से, देखते हैं आपके कमेंट को, क्या कह रहे हैं आपके कमेंट। बिल्कुल, जैसा कि हम पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं कि संप्रेषण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? संप्रेषण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए स्पष्ट भाषा और उपयुक्तता होनी चाहिए। तो अब इसमें स्पष्ट और उपयुक्त चीज़ें कहाँ पे आ रही है? देखो, चौथा है इसमें अस्पष्ट और अनुपयुक्त थी, ये हमारी प्रमुख बाधा होगी ना। जब चीज़ स्पष्ट नहीं होगी तो बाधा ही है। आप भले आपके विचार उपयुक्त है या नहीं है, पर उनमें स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई आपके? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखो, एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है, कौन सी है? उन्नत दृष्टिकोण, एक तंत्रीय दृष्टिकोण, अपने व्यवसाय के लिए प्रेम और व्यावसायिक प्रशिक्षण। कौन सी अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए? बता दीजिए जल्दी से। देखो, इसका तो आपको कमेंट में करना है कि आप इसके लिए क्या उत्तर सोचते हैं, और इसकी चर्चा हम किस प्रश्न अगला वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं कौन दोस्त सबसे पहले जवाब देता है। और दोस्तों, ये सेशन आपका क्वेश्चन लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए जीवन में, पढ़ाई में किसी प्रकार की, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और भी किसी विषय वस्तु पर आप चाहते हैं कि इन पर अच्छे से वीडियो बने, आपको ज़रूरत है, तो मैं उन पर भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका कमेंट मुझे पुनर्बलन देता है, मुझे प्रोत्साहित करता है, मोटिवेशन करता है। तो देखते हैं आप कि क्या क्या समस्या आती हैं। तो और आप मुझे व्यक्तिगत भी इस प्रकार की समस्याओं को संप्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं तक। हाँ, अगले वीडियो में बात करते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी से जल्द हो जाए। थैंक यू।